हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैल्वेनी सेल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, चलो। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसी को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, उसी को डैनियल सेल बोलते हैं, उसी को वोल्टेक सेल भी कहा जाता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डेनियल सेल मतलब एक ही चीज है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा किया गया जो कार्य होता है ना, वो गिब्स फ्री एनर्जी में कमी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गिब्स फ्री एनर्जी में कमी के बराबर। मतलब सेल की गिब्स एनर्जी में जितनी कमी होगी, सेल की गिब्स फ्री एनर्जी में जितनी कमी होगी उतना वो वर्क करेगा। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं। सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स फ्री एनर्जी में कमी के बराबर होता है। ठीक है बेटा, गिब्स सॉरी सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स फ्री एनर्जी में कमी के बराबर होता है। ठीक। अच्छा, तो गिब्स फ्री एनर्जी में कमी कितनी होती है तो उसको ऐसे बताते हैं, वर्क इक्वल टू माइनस डेल जी। ये माइनस डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी में कमी को बताता है। किसको बताता है? गिब्स फ्री एनर्जी में कमी को बताता है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल जी नोट सॉरी डेल जी इक्वल टू माइनस वर्क। ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, पहले तो पढ़ लो, ये सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्स फ्री एनर्जी में कमी के बराबर होता है। ठीक। अच्छा, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो, जैसे मान लो आपको आपके पिताजी ने यूज करने के लिए 100 रुपए दिए। ठीक है, आपको आपके पिताजी ने यूज करने के लिए कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। ठीक। अच्छा, आपने उसमें से 80 रुपए का आपने उसमें से 20 रुपए खर्च कर दिए और आपके पास 80 रुपए बचे, ये समझ लो, है ना। आपके पिताजी ने आपको कितने दिए? 100 रुपीज। ठीक है, आपने उसमें से कुछ खर्च कर दिए और आपके पास कितने बचे? 80 रुपीज। ठीक है। अच्छा, तो मान लो कि ये G1 था, मतलब पहले वाली बात, ये G2 था, मतलब बाद वाली बात। ठीक है, अब डेल जी निकालो। तो डेल जी कैसे निकालेंगे? G2 माइनस G1। अब G2 कितना है? 80 और G1 कितना है? 100। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो -20 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 20 की कमी हो गई, 20 रुपए की कमी हो गई। ठीक है बेटा, आपको 100 रुपीज दिए थे यूज करने के लिए, आपने उसमें से 20 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने?
80 रुपये। ठीक है, तो जब हमने डेल जी निकाला G2 माइनस G1 करके तो -20 आया। इसका मतलब है कि आपने 20 रुपीज़ खर्च कर दिए, मतलब आपके पास 20 रुपीज़ की कमी हो गई। ठीक है, तो जितना आपके पास कमी हुई है वही तो आपने खर्च किया, वही तो आपने यूज़ किया। समझ में आ रही बात? तो वैसा का वैसा ही यहाँ पे है, गिब्स फ्री एनर्जी में जितनी कमी हुई उतना ही उसने वर्क किया, जितनी कमी हुई उतना ही उसने वर्क किया। ठीक है ना? हम्म, चलो अब आगे की बात सुनो। देखो, हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, विद्युतीय कार्य। तो जो विद्युतीय कार्य है वो इस तरह से पढ़ते हैं, W इक्वल टू क्यू डेल वी। ठीक है, फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिकल वर्क हम पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, W इक्वल टू क्यू डेल वी, इस तरह से पढ़ा जाता है। अब एक बात समझो, Q क्या है? चार्ज। और ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या है? चार्ज। और डेल वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, चूंकि Q इक्वल टू एन एफ एंड डेल वी इक्वल टू ई सेल। Q बराबर क्या लिख सकते हैं? एन एफ, और डेल वी इक्वल टू लिख सकते हैं ई सेल। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? फाइनली ये हो जाएगा W इक्वल टू, इस Q की जगह एन एफ लिख दो और डेल वी की जगह ई सेल लिख दो। ये सब क्या है अभी अपन देख लेंगे। ठीक, तो W इक्वल टू हो गया एन एफ ई, है ना? अब कौन सी चीज क्या है वो यहीं पे लिख लें क्या? यहाँ सबसे पहले एन की बात करते हैं। तो जो एन है ना, वो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा, एफ क्या है? एफ होता है फेराडे कांस्टेंट। एफ क्या होता है? फेराडे कांस्टेंट, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है, फेराडे कांस्टेंट, है ना? इसकी वैल्यू आपको ये रखनी है 96,500, 96,500 कूलम पर मोल, है ना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की जो वैल्यू होती है वो फेराडे कांस्टेंट के बराबर होती है, तो हम उसको 96,500 लिखते हैं। ठीक, और ई क्या है? ये है ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ। ठीक है, अच्छा अब बात को समझो। जैसे मान लो मैंने निकाला W इक्वल टू एन एफ ई, डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकाला? एन एफ ई। अच्छा, यदि मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूं इस फॉर्मूले में,
तो देखो डेल जी इक्वल टू, ये जो माइनस है वो ऐसा का ऐसा ही, माइनस ऐसा का ऐसा ही, और इस डब्ल्यू की वैल्यू जो है एन एफ ई वो लिख दो, एन एफ ई सेल, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एन एफ ई सेल। क्लियर है। अच्छा, अब एक बात समझो, यदि सभी स्पीसीज की सांद्रता 1 हो, मतलब 1 हो, सभी स्पीसीज की सांद्रता क्या हो, 1 हो, सभी स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज, सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की, सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की सांद्रता 1m हो, तथा T इक्वल टू 298 केल्विन हो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल जी नोड इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, डेल जी नोड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नोट। क्लियर है। ठीक है बेटा, एक बार आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको रिपीट से समझाता हूँ। चलो कर लिया क्या, देखो सुनो क्या है, जो सेल द्वारा किया गया कार्य होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी में कमी के बराबर होता है। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी में जितनी कमी हुई है सेल ने वास्तव में उतना काम करा है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी में जितनी कमी हुई है सेल ने उतना ही वर्क किया है, उतना ही काम किया है। इसको मैंने अभी एग्जांपल से भी समझाया था कि आपके पिताजी ने आपको 100 रुपीज़ दिए, बोले इनका यूज़ करना। ठीक है, आपने उसमें से 20 रुपये का यूज़ कर लिया, कितने का यूज़ कर लिया, 20 रुपये का यूज़ कर लिया, है ना। तो आपके पास कितने बचे, 80 रुपये बचे। तो आपको 100 रुपये दिए थे, आपने 20 रुपये का यूज़ कर लिया, अब आपके पास बचे 80 रुपये, 80 रुपीज़। ठीक है, तो पहले आपके पास 100 थे, अब आपके पास कितने बचे, 80। मतलब कितने की कमी हो गई, 20 की। मतलब जितनी कमी हुई उतना आपने यूज़ कर लिया। ठीक है ना, वो यूज़फुल वर्क हो गया। तो इसी प्रकार सेल की गिब्स फ्री एनर्जी में जितनी कमी होती है उतना उसने वर्क कर लिया। ठीक, तो जो वर्क होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी में कमी के बराबर होता है। ठीक, उसको इस तरह से लिखते हैं, वर्क इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी में कमी। ये जो माइनस डेल जी है ये गिब्स फ्री एनर्जी में कमी को बताता है। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल जी इक्वल टू माइनस वर्क। ठीक, अब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, W इक्वल टू क्यू डेल वी। W इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, क्यू डेल वी। आपको बताऊं फिजिक्स में अपन ऐसा भी यूज करते हैं, Q इक्वल टू एन ई, ऐसा लिखते हैं फिजिक्स में, Q इक्वल टू एन ई। तो n तो n ही है और यहाँ पे E की जगह हमने F लिया हुआ है। ठीक है, F क्या है, F है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है ना, ये तो यहाँ से Q इक्वल टू हो गया NF, और डेल V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी जगह मैंने ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। ठीक है ना, तो Q इक्वल टू NF रख लिया और डेल V इक्वल टू ई सेल रख लिया। तो फाइनली ये क्या बन गया, W इक्वल टू एन एफ ई। ठीक है, ये हमारा वर्क आ गया, W इक्वल टू एन एफ ई। इसमें
इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट, जो कि 96,500 होता है। जो फेराडे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 96,500 होती है ना। और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है। अच्छा, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब सेल का ईएमएफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर हमने यही जो वैल्यू है W इक्वल टू एन एफ ई, उसको यहाँ पे रख दिया इस फॉर्मूले में, तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ी थी। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, यदि रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन 1 m हो और टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की सांद्रता, सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की सांद्रता यदि 1 m हो जाए और टेम्परेचर कितना हो जाए, 298 केल्विन हो जाए, तो हम इसी चीज को स्टैंडर्ड कंडीशन में ले सकते हैं, डेल जी नोड दो बार माइनस कैसे आ गया, डेल जी नोड इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब एक बात समझो आप, गिब्स फ्री गिब्स फ्री एनर्जी का मान एन पर निर्भर करता है, किंतु ई सेल का मान एन से स्वतंत्र है। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू एन पर, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस पर डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है। लेकिन जो सेल का ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू एन पर निर्भर नहीं करती है ना, एन से स्वतंत्र है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव से बनाया जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू है 2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का डिफरेंस आ रहा है। या यूं समझ लो कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू 2 है, इसलिए जो डेल जी हम लिखते हैं ना, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड, वो क्या हो जाएगा, -2 एफ ई नोट हो जाएगा। अच्छा, इसी को यदि इस तरह से लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, ये तो अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 4।
मतलब अब मैं लिखूंगा डेल जी इक्वल टू माइनस 4F E0। ठीक है ना। देखो, एक कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो 2 कॉपर ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है जबकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। ठीक है ना। मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो n की वैल्यू पर निर्भर करती है, लेकिन सेल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने ही ट्रांसफर हो, जो सेल का ईएमएफ होता है, जो सेल का ईएमएफ होता है उस पर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला है अधिकतम कार्य की शर्त। मतलब सेल द्वारा हम अधिकतम कार्य कैसे ले सकते हैं, या सेल हमको अधिकतम वर्क कब देगा। तो उसके लिए कंडीशन है, देखो पहली कंडीशन तो ये है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो गिब्स, या ऐसा बोल दो जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया स्वतः होना चाहिए। अभिक्रिया कैसे होना चाहिए, स्वतः होना चाहिए। तो अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया स्वतः होना चाहिए। ठीक है, मतलब अभिक्रिया को खुद से होना चाहिए। अब आप सोचो अभिक्रिया खुद से कब होगी, जब डेल जी का मान क्या होगा, डेल जी का मान नेगेटिव होगा, यानी कि डेल जी लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो अभिक्रिया स्वतः होगी। स्वतः मतलब अपने आप, है ना, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, रिएक्शन अपने आप होगी। अच्छा, इसके अलावा सेल के भीतर जो रिएक्शन हो रही है ना बेटा, वो उत्क्रमणी होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ चलना चाहिए। तो सेल में होने वाली रिएक्शन सेल में होने वाली रिएक्शन उत्क्रमणी, उत्क्रमणी से मतलब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होना चाहिए। सेल में जो रिएक्शन होती है वो कैसे होना चाहिए, वो रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब उत्क्रमणी होना चाहिए। अगला, आवेश यानी कि चार्ज का ट्रांसफर धीमी गति से होना चाहिए। धीमी गति से होना चाहिए, है ना, क्योंकि यदि चार्ज का ट्रांसफर स्पीड से होगा, तेजी से होगा, तो उसमें हीट का लॉस भी होगा, है ना, और जब हीट का लॉस होगा तो बहुत सारी एनर्जी वैसे ही फालतू वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आवेश का, चार्ज का ट्रांसफर स्लो होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा इलेक्ट्रोड बड़े होना चाहिए। बड़े इलेक्ट्रोड होंगे तो लंबे समय तक काम करेंगे। इलेक्ट्रोड्स का साइज बड़ा होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोड्स है उनका साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और साल्ट ब्रिज का तो हम यूज करते ही हैं, है ना, फिर भी लिख लो।
साल्ट ब्रिज का यूज, साल्ट ब्रिज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पहले आप ये पॉइंट नोट कर लो, फिर एक बार मैं समझाता हूँ वापस से। चलो समझते हैं, देखो पहला पॉइंट है अभिक्रिया स्वतः होना चाहिए, मतलब सेल के भीतर जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। यदि आप बाहर से उसमें एनर्जी दे रहे हो तो बहुत सारी एनर्जी तो आपने बाहर से ही लगा दी उसमें, समझ में आ रही बात। तो जो सेल के भीतर रिएक्शन है वो खुद से होना चाहिए। यदि हम बाहर से एनर्जी देके करवाएंगे तो पहले ही हमने खर्चा कर दिया, नहीं। तो सेल के भीतर अभिक्रिया खुद से होना चाहिए, है ना, स्वतः होनी चाहिए। अब अभिक्रिया स्वतः कब होती है? जब गिब्स फ्री एनर्जी का मान नेगेटिव होता है, यानी कि 0 से कम होता है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का मान नेगेटिव होता है, यानी कि 0 से कम होता है, लेस देन 0, है ना, 0 से कम, तो अभिक्रिया स्वतः होती है। ठीक है ना। अब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब सेल ने खुद ने काम करा। ठीक, अच्छा, सेल में होने वाली रिएक्शन उत्क्रमणीय होना चाहिए। सेल के भीतर जो रिएक्शन हो रही है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, ताकि हम उसको चार्ज कर सके। ठीक है, यदि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम उसको चार्ज कर सकते हैं। यदि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, रिएक्शन एक ही दिशा में जा रही है, तो हम उस सेल को चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जब सेल के भीतर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, मतलब रिएक्शन दोनों दिशा में होती है, तो हम ऐसे सेल को चार्ज कर सकते हैं। और जब हम उसको चार्ज करेंगे तो अधिक से अधिक समय तक उसको यूज करेंगे, वो अधिक से अधिक वर्क देगा। अगला, आवेश यानी कि चार्ज का ट्रांसफर धीमी गति से होना चाहिए। यदि चार्ज का ट्रांसफर स्पीड से होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ऊष्मा बनेगी, है ना। तो बहुत सारी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में हानि हो जाएगी, इसलिए चार्ज का फ्लो धीरे धीरे होना चाहिए। अगला, इलेक्ट्रोड्स का साइज बड़ा होना चाहिए। देखो, छोटे इलेक्ट्रोड होंगे तो जल्दी से खत्म हो जाएंगे, नहीं, छोटे इलेक्ट्रोड होंगे तो जल्दी से, मेनली यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड की बात चल रही है ना, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड से जो जिंक है वो धीरे धीरे घुलता है और सॉल्यूशन में आता है। ठीक है ना। अब यदि छोटा इलेक्ट्रोड होगा तो जल्दी घुल जाएगा और पूरा खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोड हमको बड़ा लेना है। बड़ा इलेक्ट्रोड रहेगा तो लंबे समय तक काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा। अगला, साल्ट ब्रिज का उपयोग करना चाहिए। तो साल्ट ब्रिज का तो हम वैसे ही उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं इसको। ये आपसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, फॉर्मूला बताओ, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। देखो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। 0 से 2 में पहुंच गया ना, 0 से 2 में पहुंच गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, एफ कितना होता है? 96,500। ठीक है। और अच्छा, ये डेनियल सेल में होने वाली रिएक्शन है, जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते हैं, और इसके लिए जो ई सेल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.1 वोल्ट। ठीक, अच्छा, ऐसा करो, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो। 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 5 10 की 0, हाथ का आया 1, 2 छंग 12 और 1 13 की 3, हाथ का आया 1, 2 9 18 और 1 19, है ना। अब ऐसा करो, इसमें 1.1 का मल्टीप्लाई कर लो,
तो 11, इसको 11 मान लो थोड़ी देर के लिए, 11 का 0 में करेंगे 0, 11 का 0 में करेंगे 0, 0 में करेंगे 0, 11 33 की 3, हाथ का या 3, 11 99, 99 से 100, 101, 102, 102 का 2, हाथ का या 10, अब 11 कम 11, 11 और 10 21, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पे पीछे से एक पॉइंट लगा दो, मतलब ये आया -212,300 जूल पर मोल। क्या आया? 212,300 जूल पर मोल, है ना। अच्छा, इसको यदि आप किलो में कन्वर्ट करना चाहें, देखो अभी कितना आया, डेल जी नॉट इक्वल टू -212,300, ये जूल पर मोल में आया है ना। यदि आप इसमें 1000 से भाग लगा देते हैं, यदि आप इसमें 1000 से भाग लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसमें यदि आप 1000 से भाग लगा देते हैं तो ये आपका बन गया किलो जूल पर मोल। क्या बन गया? किलो जूल पर मोल। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 1 जीरो जो बचेगी उससे यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये आएगा -212.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब सोचो गिब्स फ्री एनर्जी में, गिब्स फ्री एनर्जी में इतनी कमी हो गई, कितनी कमी? 212.3 किलो जूल पर मोल। कितनी कमी हो गई? 212.3 212.3 किलो जूल पर मोल। गिब्स फ्री एनर्जी में इतनी कमी हो गई, मतलब जो हमारा सेल है वो इतना ही वर्क करेगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क इक्वल टू 212.3 किलो जूल पर मोल। भाई गिब्स फ्री एनर्जी में जितनी कमी आती है सेल उतना ही तो वर्क करता है। अब आपकी गिब्स फ्री एनर्जी में इतनी कमी आई, मतलब सेल ने इतना वर्क करा। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। फिर से एक सवाल है, इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, 0 से +2 में चला गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है ना। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो ये Ag+ है ना, Ag+, और यहाँ पे नॉर्मल Ag बन रहा है, मतलब Ag ने एक इलेक्ट्रॉन लेके और Ag बना लिया, Ag+ ने एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बना लिया। तो एक Ag ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, है ना, या इस तरह से देख लो। चलो अब फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। F का मान 96,500, E कितना है? 0.46 वोल्ट। ठीक है, सोल्व करो तो कितना आएगा? इसको सोल्व करोगे तो 88,780 जूल पर मोल आएगा। कितना आएगा? 88,780 जूल पर मोल। इतना गिब्स फ्री एनर्जी में क्या आएगा? कमी आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी में इतनी कमी आएगी। अब वर्क देखें तो वर्क भी इतना ही होगा, जितनी कमी उतना वर्क। तो 88,780 जूल पर मोल। भाई गिब्स फ्री एनर्जी में जितनी कमी होती है उतना ही तो सेल वर्क करता है, तो सेल ने इतना वर्क करा, जितनी कमी हुई उतना ही सेल ने वर्क करा। ठीक है,
किलो में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग लगा दो, है ना, नोट कर लो। आगे बढ़ जाए। अगला है आईएमपी केस, ठीक है। यहाँ पे कुछ केस बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। देखो केस फर्स्ट, यदि ई नॉट सेल इक्वल टू 0 हो तो केस टू, यदि ई नॉट सेल इक्वल टू पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो तो, और तीसरा केस है यदि ई नॉट सेल इक्वल टू नेगेटिव हो तो, ठीक है। चलो बात को समझना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है डेल जी नोड इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोड, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट। अब आप खुद सोचो, खुद सोचो, यदि ई सेल की वैल्यू 0 है और यहाँ पे वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, मतलब डेल जी नोट क्या आएगा? डेल जी नोट इक्वल टू 0, तो डेल जी नोट इक्वल टू 0 होगा। होगा, ठीक है। अब जब डेल जी नोट 0 होता है तो अभिक्रिया साम्य में होती है, काय में होती है? साम्य में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभिक्रिया साम्य में होगी। साम्य में होगी मतलब इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। जितनी फॉरवर्ड जाएगी उतनी ही बैकवर्ड जाएगी। अच्छा, यदि ई नॉट सेल इक्वल टू पॉजिटिव हो तो, अब सोचो, जब ई सेल की वैल्यू यहाँ पे प्लस में रखूंगा तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, मतलब यहाँ पे डेल जी नोट नेगेटिव होगा, और जब डेल जी नोट मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया स्वतः होती है। अभिक्रिया कैसी होती है? स्वतः होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया स्वतः होगी, है ना। इस केस में अभिक्रिया कैसी होगी? स्वतः होगी। अच्छा, यदि ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे यदि मैं ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव के साथ रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेल जी नोट पॉजिटिव आएगा, तो डेल जी नोट इक्वल टू पॉजिटिव होगा। अब जब डेल जी नोट पॉजिटिव होता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? अस्वतः, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। अभिक्रिया अस्वतः, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस
होगी। ठीक है, और यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पे अभिक्रिया स्वतः होगी, स्वतः मतलब स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन साम्य में यानी कि इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, ये कुछ आईएमपी केस है, आप याद रखना। पहला क्या है, जब ई नोट सेल की वैल्यू 0 होती है तो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है वो भी 0 होता है। इस कंडीशन में अभिक्रिया साम्य में होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक, अच्छा, जब ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी मतलब अभिक्रिया कैसी होगी, स्वतः होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। जब ई नोट सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है, कैसी होती है, नेगेटिव, तो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो पॉजिटिव आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव। जब गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होगा तो अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया अस्वतः होगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, चलो नोट कर लो। अगला क्या है, डेनियल सेल पर बाहरी विभव। देखो, सेल पर बाहर से यदि हम विभव लगाते हैं, डेनियल सेल मतलब वही गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। देखो क्या होता है, डेनियल सेल बोलो या गैल्वेनिक सेल बोलो या वोल्टेक सेल बोलो, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल है ना, मतलब एक ही बात है। अब जो डेनियल सेल है, यदि इस पे बाहर से हम कोई विभव लगा दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दें, तो क्या होता है ना, वो समझना है। तो इसके लिए पहले अपन ऐसा करते हैं, एक छोटा सा सेल बना लेते हैं। ठीक है, ये ZnSO4 सॉल्यूशन हो जाएगा, ये CuSO4 सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। अच्छा, ZnSO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसमें आपको याद होगा जिंक की रोड लेते हैं अपन, है ना। ZnSO4 का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कौन सी रोड होती है, जिंक की रोड होती है। ठीक, और जो CuSO4 सॉल्यूशन होता है उसमें कौन सी रोड होती है, उसमें कॉपर की रोड होती है। CuSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड होती है। ठीक, दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम दोनों को एक वायर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से। ठीक है, अच्छा, दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज लगाते हैं। दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, साल्ट ब्रिज लगाते हैं। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। अच्छा, यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है, अपने को याद है ना।
यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन होता है। ठीक, अच्छा अब ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। अलग से क्या करना है, अलग से हमको इसमें एक बैटरी लगानी है। क्या लगानी है, बैटरी। ठीक, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं R, ये हो गया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक लगा देते हैं बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, बैटरी का ये जो छोटा वाला डंडा होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये जो बड़ा वाला डंडा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये हो गई V वोल्ट की बैटरी। बैटरी, V वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इस तरह से डेनियल सेल में बाहर से हम एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हैं। ठीक, अब इसका प्रभाव क्या होता है वो समझते हैं। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा था, नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, जिंक से कॉपर की ओर जाते हैं, है ना। ये देखो, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है ना, और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। अच्छा, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एनोड से कैथोड की ओर, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। और करंट का फ्लो कैसा होता है, देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और करंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो डेनियल सेल है ना, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.1 वोल्ट होता है ना। डेनियल सेल का ई नोड सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, जो डेनियल सेल है इसका जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम बोल सकते हैं इसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब होगा क्या, सुनो याद रखना है ना, कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल का जो ई नोट सेल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.1 वोल्ट, है ना। तो इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट होती है। ठीक, अब मैंने अलग से यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है। ठीक, अब काम की बात सुनो, इस बैटरी का पोटेंशियल, इस बैटरी का पोटेंशियल या इस बैटरी का वोल्ट जब तक 1.1 वोल्ट से कम रहेगा, जब तक 1.1 वोल्ट से कम रहेगा तब तक इसमें नॉर्मल रिएक्शन होती रहेगी। ठीक है ना,
यहाँ पे जो हमने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, इसका वोल्टेज जब तक 1.1 वोल्ट से कम रहेगा तब तक सेल में नॉर्मल रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, जब बैटरी द्वारा लगाया गया वोल्ट या बाहर से लगाया गया वोल्ट इस 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है तो अभिक्रिया रुक जाती है, अभिक्रिया रुक जाती है ना। अच्छा, लेकिन जब ये बाहर से लगाया गया वोल्टेज 1.1 वोल्ट से अधिक होता है तो अभिक्रिया उल्टी दिशा में जाने लगती है। मतलब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की ओर जाने लगेंगे और करंट जिंक से कॉपर की ओर जाने लगेगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं लिख देता हूं। बाहरी विभव के प्रभाव इसमें लिख देता हूं मैं। देखो, पहला क्या है, जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम होता है, जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम होता है तो सेल में सामान्य सामान्य अभिक्रिया होगी, सेल में सामान्य अभिक्रिया होगी, अर्थात सेल में सामान्य अभिक्रिया होगी अर्थात ये होगा कि ये आपका जिंक है, ये आपका जिंक है और ये आपका कॉपर है ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा, जिंक से कॉपर की ओर, और करंट का प्रवाह किधर होगा, करंट का प्रवाह कॉपर से जिंक की तरफ होगा, मतलब सामान्य रिएक्शन चलती रहेगी। अच्छा, फिर दूसरा, जब ई एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा किसके, 1.1 वोल्ट के, 1.1 वोल्ट, तो सेल में होने वाली तो सेल में होने वाली अभिक्रिया रुक जाएगी, तो सेल में होने वाली अभिक्रिया रुक जाएगी, अर्थात ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा और करंट का ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा और करंट का फ्लो भी जीरो हो जाएगा। मतलब ना तो कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना कोई करंट बहेगा, ठीक। अच्छा, रिएक्शन ही नहीं होगी तो कहां से क्या होगा, ठीक है ना। जब ई एक्सटर्नल से मतलब बाहर से जो हमने वोल्ट लगाया है वो, जब ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाता है, 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, मतलब हमने बाहर से जो वोल्ट दिया है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, तो
सेल में होने वाली अभिक्रिया उल्टी दिशा में चलने लगती है। तो सेल में होने वाली अभिक्रिया उल्टी दिशा में चलने लगती है। ये क्या लिख दिया, गलती है, उल्टी दिशा में चलने लगती है। तो सेल में होने वाली अभिक्रिया उल्टी दिशा में चलने लगती है। अब उल्टी दिशा में चलने लगती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारी चीजें पलट जाएगी। पहले क्या हो रहा था, देखो ये जिंक और ये कॉपर। पहले क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से किधर जा रहे थे, कॉपर की ओर। अब उल्टा हो जाएगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे। और करंट किधर जा रहा था, करंट कॉपर से जिंक की ओर जा रहा था। अब उल्टा हो जाएगा, करंट जाएगा जिंक से कॉपर की तरफ। मतलब जो अभिक्रिया नॉर्मल कंडीशन में हो रही थी वो पूरी तरह से उल्टी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट दिशा में होने लगेगा। ठीक, चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको, देखो क्या होता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है। कितना है, 1.1 वोल्ट। अब आपने उसके अपोजिट एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, अब जब तक वो एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होता है तब तक सेल में नॉर्मल रिएक्शन होती रहती है, ठीक है ना। लेकिन जब बाहर से लगाया गया पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के बराबर होता है तो बाहर वाला पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। मतलब बाहर से जो पोटेंशियल आपने दिया है वो अंदर वाले पोटेंशियल को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ठीक है, अंदर वाला पोटेंशियल पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब ना तो कोई रिएक्शन होगी, ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ना करंट का फ्लो होगा। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब बाहर से आपने जो पोटेंशियल दिया है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, सेल का पोटेंशियल कम है और बाहर से आपने ज्यादा दे दिया, और बाहर से हम जो पोटेंशियल लगाते हैं वो अपोजिट पोटेंशियल होता है। कैसा पोटेंशियल होता है, अपोजिट, उल्टा। ठीक है ना। तो अब बाहर से लगाया गया पोटेंशियल ज्यादा हो गया और पोटेंशियल हमने अपोजिट लगा रखा है तो वो अभिक्रिया को उल्टी दिशा में चलाने लगता है। कैसी दिशा में, उल्टी दिशा में चलाने लगता है। देखो बात को समझो, मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इधर से जो पोटेंशियल आपने दिया वो 1.1 वोल्ट का है, ठीक है। लेकिन बाहर से आपने जो पोटेंशियल लगाया मान लो वो 0.5 है ना। ये मान लो सेल का हो गया और ये मान लो बाहर से लगाया वो हो गया, है ना, बाहरी। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा, नेट जो पोटेंशियल होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना भाई, ये ज्यादा है तो नेट पोटेंशियल इस डायरेक्शन में होगा। अब मान लो बाहर से आपने जो लगाया वो भी 1.1 हो गया, वो भी कितना हो गया, 1.1। तो फिर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। नेट पोटेंशियल जीरो हो गया मतलब ना तो करंट का फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। लेकिन आपने बाहर से जो पोटेंशियल लगाया वो मान लो 1.5 वोल्ट का है। कितना है, 1.5 वोल्ट का। तो अब देखो इधर इधर से जो आपने लगाया है वो ज्यादा है तो अब नेट वोल्ट इस तरफ होगा, नेट पोटेंशियल इस तरफ होगा। जब नेट पोटेंशियल इस तरफ होगा तो पूरी की पूरी रिएक्शन पलट जाएगी। बस ये कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है, तो आज हमने समझा कि
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो वर्क कैसे करता है, और उस पर बाहर से यदि कोई पोटेंशियल लगा दें, कोई वोल्ट लगा दें तो क्या होता है। ठीक, कल के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब दो हाफ सेल के पोटेंशियल दे दे और तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल पूछे तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जय राम जी की।